नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 22 होगा। और इससे पहले के हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए लगातार 21 पार्ट देख चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने साथियों यहाँ पर रीजनिंग को कवर करने का प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रीजनिंग में हमेशा ही पूछे जाते हैं उनको इन क्लासेस में करवाया गया है। आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हुई है। साथियों, आज से केवल और केवल 9 दिनों का समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। 9वें दिन तो परीक्षा ही है, तो दोस्त आप 8 दिन का ही समय मानिएगा। 14 अगस्त है, आप सभी को पता है, और 23, 24, 25, 30 तथा 31 अगस्त को आपकी परीक्षा है। तो दोस्तों आप यहाँ से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। उम्मीद है आपका स्कोर भी आ रहा होगा। साथियों, हम यहाँ पर रीजनिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जान रहे हैं और उम्मीद है रीजनिंग आपको समझ में भी आ रही होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास में। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को जानेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, निम्न में से अगली आकृति क्या होगी। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके स्थान पर क्या आएगा। इसके अतिरिक्त हम 12 नंबर प्रश्न को जानेंगे, जिसमें लिखा है वनस्पति, आवृतबीजी और पाइनस, 3 शब्दावलियाँ दी गई हैं। इनके बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक लाइक नहीं की हो तो कर दीजिए प्यारे दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों में सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। भाई, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जो भी आने वाली आगे क्लासेस रहें उनका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर PDF मिलेगी। सारी की सारी PDF अनसोल्ड रूप से यहाँ पर डली हुई हैं। आप यहाँ से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आज के पहले प्रश्न पे आएंगे सभी प्यारे दोस्त। सभी को गुड मॉर्निंग है, ठीक है। चलिए अभी सभी लोग इसका उत्तर बताइए। बोला है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए गौर से समझिए। श्रृंखला दी गई है, 11 है, 12 है, साथ ही 17 है। इसके बाद में क्या है, 17 के बाद में 18 है, 18 के बाद में 23 है, 23 के बाद में 24 है, 24 के बाद में एक क्वेश्चन मार्क है। ज़्यादा दूर की तो श्रृंखला है नहीं, श्रृंखला एक छोटी सी है। इसमें हम अंतर के माध्यम से चेक करेंगे। अगर शुरुआत के 2 अंकों के बीच में अंतर देखेंगे तो दोस्तों 11 और 1 12, यानी 1 का अंतर है। अगले 2 के बीच में अंतर देखते हैं तो 12 5 17, यानी 5 का अंतर है। इसी प्रकार ठीक है, अगले वाले में अंतर देखते हैं तो कितने का है, 17 1 18, यानी 1 का अंतर है। ठीक है दोस्त। इसके बाद और आगे देखोगे तो 18 5 23 का अंतर है, यानी 5 का अंतर है। और दोस्तों और आगे देखोगे 23 1 24, यानी 1 का अंतर है। तो यहाँ पर एकांतर रूप से 1 5 1 5 का अंतर चल रहा है। तो अंत में किसका अंतर होगा, आप कहोगे 1 5 1 5, और तो अगली बार में क्या हो जाएगा, 5 5 5, यहाँ पर 5 का अंतर हो जाएगा। और साथियों जब ये एकांतर रूप से अंतर चलेगा तो जैसे ही 24 में 5 जोड़ोगे प्यारे दोस्त, प्रश्न का उत्तर 29 आ जाएगा। तो आज का पहला सवाल कैसा रहा, बहुत ही आसान था प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे। चलिए इसी के साथ दूसरे प्रश्न को भी बताइए। दूसरा प्रश्न भी आसान है। दूसरा प्रश्न भी आसान है। संख्याएं एकदम से बढ़ रही हैं, और जब भी संख्याएं एकदम से बढ़ती हैं तो दोस्त हम मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाते हैं। तो आप यहाँ पे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। लॉजिक मैंने बता दिया है, मल्टीप्लाई का लगाना है, उत्तर आपका आ जाना चाहिए। देखिए गौर से समझिए। सबसे पहले क्या है, 1 लिखा है, 1 के बाद दोस्त 2 लिखा है, 2 के बाद में क्या लिखा है, 6, और 6 के बाद में लिखा है 24। और अगला आपको ज्ञात करना है क्या पद होगा। तो गौर से समझना है। अगर मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाएंगे तो पहली बार में गुणा कितने का हो रहा है, 1 दूनी के 2, कितना हुआ, 1 दूनी के 2। उसके आगे देखोगे तो 2 तिया के 6, और आगे देखोगे 6 चौके के 24, और आगे जाओगे तो 2 3 4, तो अगली बार में 5 का गुणा होगा, और 24 पंचे होता है दोस्त 120। कितना होता है, 120 होता है। तो दोस्त 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखो अगर सीरीज़ के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लगभग 2 प्रश्न, उनमें से एक प्रश्न तो आसान होगा जैसा हमने पहले देखा, और दूसरा प्रश्न थोड़ा लॉजिक के अनुसार होगा, वहाँ भी आपको समझना है। ठीक है, तो आज का ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है। आपको हो सकता है आसान लगे यदि आपने प्रैक्टिस की है, और जिन साथियों ने नहीं की है प्रैक्टिस तो उनके लिए तो ये टफ होने वाला है। अब इसी के साथ तीसरे प्रश्न में बताइए।
इसका जो भी साथी उत्तर बताएगा उसको नगद 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। बताइए प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आयुक्त विकल्प को खोजें। दोस्त आपके सामने लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और 100 रुपये का क्वेश्चन है। कितने रुपए का? 100 रुपये का। हालांकि 100 रुपये मिलेंगे कैसे? अगर आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जो भी पहले उत्तर देगा उसका नंबर फ़ोन पे हो जाएगा। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ। अभी आपका समय समाप्त हो चुका है, अब मुझसे सुनिए, ठीक है। प्रश्न में बोला गया है सबसे पहले एच, एच के बाद में है जी, जी के बाद में है एफ और एफ के बाद में है ई। इसका जो संबंध है किससे है दोस्त? जेड है, जेड के बाद में वाई है, वाई के बाद में एक्स है और एक्स के बाद में डब्ल्यू है। किससे है? इससे बनाया गया है। संबंध हमें बताना है पी ओ, इसके बाद दोस्त क्या है? एन और इसके आगे है एम। संबंध इसका बताना है। तो अगर आप इन संख्याओं को, इन अक्षरों को अच्छे से देखें तो इनका जो स्थानीय मान है दोस्त, इनका जो स्थानीय मान है वो कितना है? 8, 7, 6 और 5। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो स्थानीय मान 26 है दोस्त, यहाँ पे आपका 25 है और आगे देखोगे तो 24 है और आगे देखोगे तो 23 है। अब दोस्त यहाँ से इसका स्थानीय मान देखते हैं तो 16, 15, इसके अलावा दोस्त 14 और इसके अलावा 13। आप इसको समझ नहीं पाएंगे दोस्त। कैसे नहीं समझ पाएंगे? गौर से समझिए। अगर आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे तो आप देख रहे होगे हर बार में कितना जुड़ रहा है दोस्त? 18 जुड़ रहा है। 18 8 26, 18 7 25, 18 6 24, 18 5 23। लेकिन जब आप यहाँ पे 18 जोड़ने का प्रयास करेंगे तो 18 16 होता है 34। 34 को हम लिख सकते हैं प्यारे दोस्त कितना? तो आप कहोगे 8, क्योंकि 26 8 34 और 8 का मतलब होता है एच। क्या कहीं एच से शुरुआत हो रही है विकल्प में? आप कहोगे नहीं। तो ये लॉजिक तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन इसका जो लॉजिक है वो क्रमवार लॉजिक है दोस्त। क्या है? क्रमवार लॉजिक। अगर देखो तो संख्याएं निरंतर एक एक घट रही हैं, संख्याएं निरंतर एक एक घट रही हैं यहाँ भी, और संख्याएं निरंतर एक एक यहाँ भी घट रही हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसकी संख्याएं निरंतर एक एक घट रही होंगी? तो दोस्त क्या जे में से एक घटेगा तो के आएगा? आप कहोगे नहीं, इसमें तो एक जुड़ रहा है। तो दोस्त ये उत्तर नहीं बनेगा। एफ में से एक घटेगा ई आएगा? आप कहोगे हाँ, एफ में एक घटेगा दोस्त ई आएगा, और ई में एक घटेगा तो डी आएगा, और डी में एक घटेगा तो सी आएगा। यानी कि निरंतर आपकी जो संख्याएं हैं वो यहाँ पे घटेंगी। 6 5 4 3 क्रम से घटेंगी। जैसे क्रम से इसमें घटी थी, इसमें भी घटी थी और यहाँ पे इसमें भी घटी थी। तो इसी प्रकार से जो क्रम से संख्याएं घटेंगी वो आपकी ऑप्शन नंबर बी में घटेंगी। इसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप में से किसी का भी ये लॉजिक नहीं था, किसी को भी ये आंसर नहीं आया था। चलिए अब अगले प्रश्न में आइए। अच्छा प्रश्न था ये दोस्त, इसको समझिए। प्रश्न में बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आयुक्त विकल्प खोजें। गैराज का संबंध अगर मोटर कार से है, किससे है दोस्त? याद रखेंगे, आपको दिया गया है गैराज, और गैराज का संबंध मोटर कार से है तो वायुयान का संबंध किससे होगा? दोस्त मेरी बात को समझना है। गैराज, गैराज का मतलब है एक ऐसा स्थान जहां पर मोटर कार का क्या होता है, जहां पर मोटर कार का शुद्धिकरण कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, मोटर कार को बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मोटर कार आपकी बिगड़ जाती है तो वो कहाँ पर बनने के लिए जाती है भाई? गैराज में जाती है। ठीक उसी प्रकार मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे वायुयान की, किसकी? वायुयान की। अब जब वायुयान बिगड़ जाते हैं, वायुयान एक स्थान पर खड़े कर दिए जाते हैं, वो आपका स्थान कहलाता है वायुयानों के लिए हैंगर। क्या कहलाता है दोस्त? हैंगर कहलाता है। अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कौन सा है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए दोस्त। अगला प्रश्न बोला गया है निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं। दोस्त 5 विकल्प हैं जिनमें से 4 निश्चित रूप से एक जैसे हैं, अतः एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो गौर से देखिए, सबसे पहले तो पी और एल का संबंध है, जेड और वी का संबंध है दोस्त, जी और सी का संबंध है। ठीक है, और यहाँ पे क्यू और एम का संबंध है, और आगे देखोगे तो वाई और एस का संबंध है। अगर साथियों आप यहाँ पे देखने जाओ, अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो देखो गौर से समझना है, गौर से समझना है दोस्त। आपका यहाँ पे पी और एल, पी और एल का मतलब क्या है? 16 और 12। ठीक है, जेड और वी का मतलब क्या है? जेड और वी का मतलब है 26 और कितना? 26 और आपका 22। ठीक है, 26 और 22। जी और सी का मतलब क्या है? 7 और 3। कितना है? 7 और 3। और क्यू और एम का मतलब क्या है? 17 और 13। कितना है दोस्त? 17 और 13। और वाई एस का जो मतलब होगा वो दोस्त आपका 25 और 19 का होगा। तो अब गौर से समझ लो, इनके बीच में बस अंतर देख लो भाई। 4 का अंतर है, 22 4 26 4 का अंतर है,
4 3 7 4 का अंतर है, 13 4 17 4 का अंतर है, 19 6 25। भाई कहाँ पे अंतर 6 का बड़ा है? अंतर 6 का बड़ा है वाई और एस में। तो प्यारे दोस्त आप कहोगे प्रश्न का जो विषम उत्तर होगा वो वाई और एस होगा, क्योंकि इसमें अंतर 6 का है, अन्य 4 में अंतर कितने का है? 4 4 का है। अब अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न आपको विषम चुनना है, इनमें से बताइए कौन सा विषम है। देखो गौर से समझो, बोला है आलिंगन, एकटक देखना, देखना और दृष्टिपात। देखो मेरी बात को समझना है, समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। ये जो सारे विकल्प दिए हैं, कौन से? ये वाले जो विकल्प दिए हैं, एकटक देखना का मतलब देखना होता है, देखना का मतलब तो देखना होता ही है, और दृष्टिपात का मतलब भी देखना ही होता है। क्या होता है? ये सारी चीज किससे संबंधित है? देखने से संबंधित है। ठीक है, किससे है भाई? देखने से संबंधित है। जबकि आलिंगन का जो मतलब होता है वो स्पर्श से होता है। किससे होता है दोस्त? स्पर्श से होता है, याद रखेंगे, मतलब छूने से होता है। तो छूना अलग हो जाएगा जबकि देखना अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें विषम होगा आलिंगन, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न प्यारा कोड है, कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये चाइनीज कोडिंग दी गई है दोस्तों। विशिष्ट कोड भाषा में स्काई इज ब्लू को अगर ये लिखा जाता है, रोज इज नाइस को ये लिखा जाता है, तो ब्लू और ब्लू कलर शर्ट को ये लिखा जाता है। तो दोस्त आपको केवल ये बताना है कि जो ब्लू का अर्थ है वो क्या होगा। ब्लू का अर्थ बताना है, और भाई आपको अर्थ का अनर्थ बिल्कुल भी नहीं करना है। किसका बताना है? ब्लू का कोड बताना है। तो क्या बता पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे? मैंने हमेशा बताया चाइनीज कोडिंग में जिसका अर्थ पूछा जाए उसी को देखो वो कहाँ पे लिखा है। तो आप कहोगे ये लिखा है, इसका अर्थ पूछा है ब्लू का, तो ब्लू ये लिखा है। इसके अलावा कहीं और है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, हाँ, तीसरी लाइन का पहला लेटर भी हमारा क्या है? ब्लू है। तीसरी लाइन का पहला ब्लू है और पहली लाइन का चौथा ब्लू है। अर्थात हम आपसे बोलेंगे दोस्त कि यहाँ पे या तो इसमें होगा ब्लू का कोड, या फिर इसमें होगा। यानी कि अगर ये दोनों हैं, पहली और तीसरी में, ऐसा कौन सा लेटर कॉमन मिल रहा है जो दोस्त इसमें आ जाए। जैसे हमने कहा ब्लू और ब्लू पहले और तीसरे में कॉमन मिल गए, तो इनमें ऐसा कौन सा है जो कॉमन मिल रहा है। आप कहोगे डॉलर यहाँ पे कॉमन है, और दोस्त डॉलर यहाँ पे भी कॉमन है, तो 2 ब्लू 2 डॉलर। तो हम बोलेंगे सर ब्लू के लिए जो कोडिंग आएगी वो किसकी आएगी? वो डॉलर की आएगी दोस्त। किसकी आएगी? डॉलर की आएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर डॉलर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने को दिया गया है। क्या ये प्रश्न हमने करवाया है? बताओ। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाई मैं क्रम से प्रैक्टिस सेट जो करवा रहा हूँ आपको, उन प्रैक्टिस सेटों में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो जो रिपीट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखेंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम का मतलब है आवेदन, चयन, परीक्षा और साक्षात्कार। शायद ये क्वेश्चन कल करवाया था क्या? मुझे बताओ, करवाया था क्या या फिर नहीं करवाया था? शायद नहीं करवाया था। ठीक है, आवेदन का मतलब है सबसे पहले आप फॉर्म का ऑनलाइन करेंगे, तो पहली बार में क्या आएगा? विकल्प नंबर 1 आएगा। और दोस्त उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आप लोग परीक्षा देंगे। दोस्त आप लोग परीक्षा देंगे और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 ये तो यार कल करवाया था भाई, ये कल करवाया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम के लिए। तो इसका जो क्रम बनेगा 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न बोला गया है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो मजेस्टिक शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि आपको एक लेटर दे रखा है जिसका नाम क्या है? मजेस्टिक। प्यारे दोस्तों गौर से देखेंगे, MAJESTIC, ये दोस्त आपके सामने मजेस्टिक है। इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते? अब देखो, क्या पहला बना सकते हैं सेमेटिक SE, उसके बाद में क्या है MA, उसके बाद में क्या है TIC। भाई पहला विकल्प तो बन सकता है, पहला जो विकल्प है ये तो बिल्कुल बन जाएगा। क्या आइटम बन सकता है? ITEMS, आई कहाँ पे है? उसके बाद TEM और S, तो आइटम्स भी बन सकता है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी भी बन सकता है। एपिक बनेगा क्या? बताओ। एपिक में दोस्त क्या आया है? P, लेकिन मजेस्टिक में तो हमें कहीं P दिख नहीं रहा है, तो ये बनेगा नहीं। और वो क्या पूछा था? जो नहीं बनेगा वही सही उत्तर होगा, जो नहीं बनेगा वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी ईस्ट बन जाएगा, EAST। देखो ये ईस्ट तो बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एपिक नहीं बनेगा क्योंकि P आया है। अब दोस्त इसी के साथ अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है कि लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। क्या बोला है? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा वह मेरी बहन के भाई की बेटी है। क्या बोला है? जो महिला है दोस्त, याद रखेंगे। महिला क्या कह रही है लड़की की ओर? महिला कह रही है कि वो जो लड़की है मेरी बहन। बहन कहाँ पे आएगी? इस तरफ। ये बहन का भाई अर्थात इस महिला का भी भाई हो जाएगा। बोलो, इस महिला का भी भाई हो जाएगा।
मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई की बेटी है। दोस्तों वो जो लड़की है इस भाई की बेटी है, वो लड़की जिसकी ओर इशारा कर रहा था, सॉरी जिसकी ओर इशारा कर रही थी ये महिला, एक लड़की की ओर इशारा कर रही थी। तो दोस्त बोला है जो लड़की है वो मेरे भाई के माफी चाहेंगे, मेरी बहन के भाई की बेटी है। तो दोस्त यहाँ पे वो लड़की आएगी, इस लड़की की ओर इशारा कर रही थी। अब प्रश्न में पूछा महिला का लड़की से क्या संबंध है। अब दोस्त गौर से समझना है, जो से है वो किसके साथ लगा है, लड़की के साथ। तो लड़की क्या बोलेगी इसे, लड़की बोलेगी मेरे पापा, और मेरे पापा के बाद ये बुआ, तो ये भी बुआ। बोलो पापा की बहनें कौन होती हैं, बुआ होती हैं। पापा की बहनें बुआ होती हैं, और बुआ को इंग्लिश में हम आंटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुआ को इंग्लिश में आंटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, बुआ को इंग्लिश में आंटी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए, डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है। बोला गया है सेल्वम और नवीन एक निश्चित बिंदु से चलते हैं। तो सेल्वम दक्षिण में 7 किलोमीटर चला जाता है, यानी जो सेल्वम है और मनीष दो बंदे हैं, वो एक निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं कि वो रेड कलर का बिंदु ये है, यहाँ से चलते हैं। तो सेल्वम नाम का जो लड़का है यहाँ से दक्षिण की ओर चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, दक्षिण की ओर। और दोस्त कितना जाता है, तो 7 किलोमीटर जाता है। बोला है फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला जाता है। अब साथियों इसका मुख कहाँ पे है, दक्षिण में। अगर मैं इसको बाएं मुड़ाना चाहूँ, दक्षिण में मुख होने के कारण दोस्त ये कहाँ पे मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ने के लिए पूर्व की दिशा में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, पूर्व की दिशा में। आप अपना मुख दक्षिण में कीजिए और उसके बाद जब बाएं हाथ पे मुड़ेंगे तो पूर्व में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बोला है नवीन 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है। देखो एक ही बिंदु से चले थे, बोला एक निश्चित बिंदु से चलते हैं, तो सेल्वम की तो दूरी खत्म अब यहाँ तक। अब उसने बोला है कि जो नवीन है वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। दोस्त इसी बिंदु से नवीन नाम का जो लड़का है वो 5 किलोमीटर पूर्व में चला जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैंने इस तरह से 5 किलोमीटर नवीन को चला दिया। यहाँ पे तो सेल्वम चला था, कौन चला था, सेल्वम। अब नवीन चला है। बोला है दोस्त बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब दोस्त यहाँ से भी नवीन बाएं मुड़ा है तो पूर्व की ओर मुख होगा। तो अगर ये ऊपर जाएगा, बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की दिशा में जाएगा, पूर्व में मुख है, तो 5 किलोमीटर फिर से चला जाता है। याद रखेंगे 5 पहले चला था पूर्व की ओर, अब दोस्तों 5 वो फिर चल रहा है, कौन सी दिशा में, तो आप बोलोगे उत्तर की दिशा में। बोला है दोनों के बीच कितनी दूरी है, दोनों के बीच दूरी बता सकते हो। बोलो एक तो यहाँ पे है दोस्त, एक यहाँ पे है। तो मैंने कई बार बताया है सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। ऊपर की इतनी दूरी 5 है। ठीक है, इतनी दूरी 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और नीचे की दूरी 7। अगर ओवरऑल दूरी को देखा जाए, अगर ओवरऑल दोस्तों दूरी को देखा जाए तो ये जो दूरी होगी 7 5 12 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 12 किलोमीटर होगी। 12 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है आप इसे समझे होंगे। एक प्यारा सा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न में आइए, वेन आरेख से संबंधित है। दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आरेख इसके संबंधों को दर्शाता है। कौन सा आरेख है जो संबंधों को दर्शाता है, वनस्पति जगत, आवृत बीजी जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, और पाइनस, इनके बीच का संबंध क्या होगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ऐसे इसका उत्तर क्या होगा, देखो इसको समझो, पहले गौर से समझो। वनस्पति जगत का मतलब क्या है, एक ऐसा जगत जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले हम वनस्पति जगत को बनाएंगे। किसको बनाएंगे दोस्त, सबसे पहले हमारा बनेगा वनस्पति जगत। तो पहला आरेख जो होगा वो वनस्पति जगत के लिए बनेगा। अब वनस्पति जगत में विभिन्न प्रकार के पौधे, मैंने कहा बताया आपको, क्या बताया, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। उनमें आवृत बीजी भी होते हैं और अनावृत बीजी होते हैं। तो आवृत बीजी के लिए जो आपके आवृत बीजी हैं, ये भी लिख देता हूँ इसके लिए, ये एक आरेख आ जाएगा। और एक पौधा होता है जो अनावृत बीजी होता है, जिसका नाम होता है पाइनस। क्या होता है, पाइनस। तो दोस्तों पाइनस अलग आ जाएगा। देखो वनस्पति जगत के अंतर्गत ही कुछ आवृत बीजी आएंगे और एक अनावृत बीजी आएंगे, और उन्हीं अनावृत बीजी में आपका पाइनस आता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आरेख बनेगा। आरेख कैसा बनेगा, एक आरेख, उसके अंदर दो अलग अलग आरेख। अलग अलग क्यों, क्योंकि एक अनावृत बीजी है, दूसरा आवृत बीजी है, इस कारण से अलग अलग हुआ। ठीक है, तो पाइनस अलग, आवृत बीजी अलग, और दोनों के दोनों किसके अंदर, तो बोलेंगे वनस्पति जगत के अंदर। सर ऑप्शन नंबर डी में ऐसी आकृति दिखाई दे रही है। कहाँ पे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में अगर दिखाई दे रही है तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है वेन आरेख में, क्या बोला है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फलों और फूलों को दर्शाती है लेकिन सब्जियों को नहीं। भाई अगर सब्जियों को नहीं दर्शाती है तो सब्जी वाला पूरा का पूरा सर्कल काट दो। क्या करना है, सब्जी वाला पूरा सर्कल काट देना है, खत्म बात, जो भी संख्या आ रही खत्म कर दो। उसने कहा है फल और फूल भी हैं दोस्त, और उसके साथ साथ में क्या है, फल भी है। मतलब वो दोनों को दर्शाने वाली संख्या को पूछा है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
कौन सी हो जाएगी? फल फूल को दर्शाने वाली संख्या 5 होगी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न आपका कैसे है? कथन निष्कर्ष से है। कथन निष्कर्ष को समझते हैं। बोला गया है दोस्त आपके सामने सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं। क्या बोला है? जितने भी नाइट्रोजन हैं वो कैसे हैं? वो सारे के सारे अद्वितीय हैं। कैसे हैं? अद्वितीय हैं। तो मैं अद्वितीय बना दूंगा सारे के सारे नाइट्रोजन को। अब बोला है सभी उर्वरक, जितने भी उर्वरक हैं दोस्त वो सारे के सारे उपयोगी हैं। तो जितने भी उर्वरक हैं वो क्या हैं? वो सारे के सारे दोस्त उपयोगी हैं। तो मैं इसको इस तरह से उपयोगी लिख दूंगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से याद रखेंगे। अब निष्कर्ष नंबर 1 में चलते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 में आपसे बोला गया है कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। क्या? कुछ उर्वरक का मतलब मैंने क्या बताया था? यू से। उर्वरक का मतलब मैंने यू से बताया था। ये उर्वरक था और ये सारे के सारे क्या थे? उपयोगी थे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, तो कथन में तो उसने बोला था सारे उर्वरक उपयोगी हैं। अगर सारे उर्वरक उपयोगी होंगे तो क्या दोस्त कुछ उर्वरक भी उपयोगी होंगे? आपको भी बिल्कुल सही है भाई। अगर सारे के सारे उर्वरक उपयोगी हैं तो उनमें से कुछ उर्वरक भी उपयोगी होंगे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्त, ये हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोला है कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, अर्थात कहने का मतलब है क्या उर्वरक का संबंध नाइट्रोजन से दिख रहा है हमें? क्या दिख रहा है हमें? हमें नहीं दिख रहा भाई। दी गए कथन के अनुसार हम उर्वरक का संबंध नाइट्रोजन से नहीं बना सकते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा तो हम यहाँ से कहेंगे केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। पहला है कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, सही हो जाएगा। कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, संबंध कथन में नहीं था तो हम नहीं बना पाएंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कथन और तर्क से है भाई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझना है। कथन और तर्क को समझ गए तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी भाई, और इसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न में फंसते भी हैं लोग। कथन में बोला है क्या सभी ई बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कह रहा है कि क्या सभी ई बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब समझना है ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रीफाइड बैंकिंग। इलेक्ट्रीफाइड बैंकिंग का मतलब आप सीधा सा भाषा में समझिए, जो आप पेटीएम और फोन पे वगैरह चलाते हैं, ये ई बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है क्या सभी ई बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो तर्क नंबर 1 देने कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है हाँ। क्यों? क्योंकि बहुत साइबर धोखाधड़ी होती है, इससे बहुत साइबर धोखाधड़ी होती है। क्या ई बैंकिंग से होती है साइबर धोखाधड़ी? आप कहोगे हाँ बिल्कुल होती है। तो पहला कथन एकदम मजबूत है दोस्त। कथन के अनुसार कहा गया पहला जो तर्क है वो एकदम मजबूत है। सभी ई बैंकिंग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत साइबर धोखाधड़ी होती है। बिल्कुल सही है। अब दूसरा व्यक्ति आता है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो कहता है नहीं। क्या नहीं? कि हमें ई बैंकिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेन देन में देरी होगी अगर हाथ से किया जाता है तो। देखो आपको याद होगा, शायद ना हो याद, बैंक में पहले हम दादी या दादाजी के रुपए निकलवाने जाते थे, तो उनके 3000 या 3600 या 1200-1300 रुपए के चक्कर में हम पूरे दिन क्या लगाते थे? लाइन लगाते थे। उस समय ई बैंकिंग की व्यवस्था नहीं थी, सीधे बैंक में जाते थे, वहाँ से विड्रॉल भरते थे और उसके बाद पैसा निकाला जाता था। तो कह रहा है कि अगर हम ई बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगा देंगे तो क्या होगा? इसमें लेन देन में देरी होगी और हाथ से अगर इसे किया जाएगा तो बिल्कुल सही है भाई। ये बंदा भी तो सही कह रहा है। पहले के अगर आपको याद हो दोस्त, जब हम पैसे निकलवाने जाते थे तो बहुत समय लगता था, तो लेन देन में देरी होती थी। तो वो कह रहा है कि लेन देन में देरी होगी, लेकिन दूसरा बंदा क्या तर्क दे रहा है? वो कह रहा है साइबर अपराध बढ़ता है, तो इसमें भी सही है। अर्थात दोनों के दोनों सही है मेरे भाई। क्या है? दोनों के दोनों तर्क मजबूत हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग तर्क मजबूत हैं, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न फिर से कथन और तर्क से संबंधित है दोस्त, इसको भी समझना है। ये भी एक प्यारा सा प्रश्न है। बोला गया है क्या इंटरनेट पर नियंत्रण या सेंसरशिप की आवश्यकता है। कथन को समझना है, ये लिखा है, इतना सा कथन है। क्या इंटरनेट पर नियंत्रण और सेंसरशिप की आवश्यकता है? मुझे बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताइए। क्या इंटरनेट पर नियंत्रण और सेंसरशिप की आवश्यकता है? अब एक व्यक्ति आता है, उसमें निष्कर्ष देने कह रहा है हाँ। क्यों? क्योंकि यह लोगों के कॉपीराइट और तकनीकी जानकारी पहुंचाने से रोकता है। कह रहा है कि जो इंटरनेट है ये लोगों को कॉपीराइट तकनीकी जानकारी पहुंचाने से रोकता है। दूसरे में कह रहा है नहीं, यह लोगों को हानिकारक या संवेदनशील सामग्री को देखने से दूर रखता है। क्या इंटरनेट हानिकारक और संवेदनशील सामग्री देखने से दूर रखता है? क्या मुझे बताओ आप। या फिर कॉपीराइट के संबंध में जानकारी रोकता है? तो इसके अनुसार आपका सही उत्तर क्या होगा? ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, और ऐसे प्रश्न ही आज के डेट में पूछे जाएंगे क्योंकि इंटरनेट ई बैंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस कथन का उत्तर बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब।
देखिए दोस्तों, मेरी बात को आप लोग यहाँ पे समझिए। बोला है क्या इंटरनेट पर नियंत्रण सेंसरशिप की आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है, उसके पीछे के तर्क है। वो तर्क क्या है? हाँ, यह लोगों के कॉपीराइट जानकारी तक पहुंचने से रोकता है। लोगों को कॉपीराइट जानकारी तक पहुंचने से रोकता है। इसका सीधा सा मतलब ऐसे समझिए, जैसे कोई प्रकाशन की किताब है और उस प्रकाशन की किताब में कुछ अच्छे प्रश्न छपे हुए थे और उन प्रश्नों को हमने या हमारे जैसे किसी टीचर ने लिया और यूट्यूब पर फ्री में सॉल्व करवा दिया। कोई किताब 500-600 रुपए की छापी गई थी कंपनी के द्वारा और 500-600 की हमने खरीद करके उसका फ्री में वितरण कर दिया। तो अब क्या होगा, वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो किताब लेने की अपेक्षा यहाँ पर कराए गए क्वेश्चनों को ज़्यादा सर्च करेंगे। जैसे आपको याद हो, यदि आप तैयारी करते हैं तो आप यूट्यूब पे कभी कभी ऐसा सर्च करते हैं कि RS अग्रवाल सॉल्यूशन बाई फलाने सर, या फिर आप करते हैं SD यादव सॉल्यूशन बाई फलाने सर, या फिर किरण पब्लिकेशन सॉल्यूशन बाई फलाने सर, इस तरह से करते हैं। तो आप उस तरह से किताब लेने से बचते हैं। तो सीधा सा मतलब है उसका, इंटरनेट नियंत्रण सेंसरशिप की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोगों के लिए जो लोग किताबों को छाप रहे हैं और उनका फ्री में यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तर्क तो एकदम सही है दोस्त। आगे बोला नहीं, यह लोगों को हानिकारक और संवेदनशील सामग्री देखने से दूर रखता है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हानिकारक और संवेदनशील सामग्रियां आप सभी को पता होगा, सभी लोग हो सकता है देखते भी हों। अब मैं इसको पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहला तर्क यहाँ पे मजबूत है, केवल और केवल फर्स्ट आर्गुमेंट आर राइट। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न आपका किससे है? आपका सांकेतिक किससे, इसे क्या बोला जाता है? सांकेतिक कोडिंग डिकोडिंग से है। बोला यदि गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। प्लस का अर्थ भी गुणा है और भाग का अर्थ भी गुणा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई, मुझे लग रहा है हो गई। प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस का अर्थ आप लोग एक बार माइनस करके देखिए, शायद उत्तर आ जाए। देखो मैं एक बार बना देता हूँ यहाँ पे। क्या बोला है? गुणा का जो अर्थ है वो माइनस है और प्लस का जो अर्थ है, प्लस का जो अर्थ है वो क्या है? वो आपका गुणा है। और इसके अलावा माइनस का जो अर्थ है वो दोस्त क्या है? भाग है। माइनस का अर्थ भाग है और यहाँ पे जो भाग का अर्थ है, जो भाग का अर्थ है वो आप प्लस कीजिए। ठीक है, भाग के अर्थ को अगर आप प्लस करेंगे तो उत्तर आ सकता है, क्योंकि लास्ट में भाग के अर्थ को गुणा कर दिया है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके अनुसार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? 5, प्लस के स्थान पर लगाना है गुणा, तो लगा देंगे 6। अब गुणा के स्थान पे क्या लगाना है हमें? माइनस, लगा देंगे माइनस। यहाँ पे लिखा है 10। इसके बाद में भाग के स्थान पर क्या लगाएंगे? ये जो भाग था इसके स्थान पर हम लिखेंगे प्लस, इस भाग के स्थान पर प्लस लिखेंगे और यहाँ पे 42 हो जाएगा। और माइनस का जो मतलब था वो भाग था, तो अब हम यहाँ पे भाग लगा देंगे। 42 के पीछे भाग लगा देंगे, किससे? 2 से। और दोस्त इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मास। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ से काटोगे 21 बार में कटेगा, यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का ये बीच में 10 है और बाहर प्लस का 21 होगा। तो अब गौर से देखिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, तो 30 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। और 20 में अगर 21 जोड़ोगे तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो 41 होगा। क्या होगा? राइट उत्तर 41 होगा। और 41 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्त। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका सही उत्तर है। तो आपको क्या करना है? जहाँ पे भाग था उसके स्थान पर प्लस बना लेना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? जहाँ पे भाग था उसके स्थान पर हमें प्लस बनाना है। ठीक है, तो 41 सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है दी गई आकृति में जल प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे आपको क्या बनाना है? यहाँ पे आपको वाटर इमेज बनाना है, वाटर इमेज। तो दोस्तों गौर से समझना है, गौर से समझना है। मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो वाटर इमेज में ई तो आपका ज्यों का त्यों दिखाई देगा, लगभग वाटर इमेज में ई तो ज्यों का त्यों दिखाई देगा। जबकि जो टी है ये इसका स्थान परिवर्तित हो जाएगा, इसकी मुंडी नीचे की ओर हो जाएगी। अगर टी यहाँ पे है नहीं तो ये गलत कर दो, अगर टी यहाँ पे है नहीं तो ये गलत कर दो। ठीक है, अब 2 गलत हो गए दोस्त। इसके बाद में ए के पैर ऊपर की ओर होंगे। ये जो ए आया है देखो, सबसे पहले ई तो ई जैसा रहेगा। ठीक है, जो ई होगा वो तो ई के जैसा रहेगा जल प्रतिबिंब में। टी के पैर, एक पैर है टी का, ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जो ए आया है उसका भी दोनों पैर ऊपर हो जाएगा। तो ए का जहाँ पे दोनों पैर ऊपर है वो सही होगा। देखो पहला तीसरा हो सकता है। अब दोस्त इसके बाद में क्या है? आर है। आर को हम कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? आप कहोगे आर जो है उसको हम बना देंगे कुछ इस प्रकार से बना देंगे। एक मिनट यहाँ पे देखना आप लोग, इस प्रकार से ये आर हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखो अगर ऊपर आर ऐसा है तो ये दोनों पैर यहाँ पे मुड़ेंगे, उसकी मुंडी वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, आर ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार का आर कहाँ पे नहीं है,
तो आप क्या बोलोगे, ये तो आर सीधा लिखा है, देखो सी नंबर में सीधा आर है, तो ये गलत हो गया। अब क्या बच रहा है, अब आपके पास कुछ बच ही नहीं रहा है ऑप्शन नंबर ए के अलावा, तो सीधा सा लगा दोगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्त वो ऑप्शन नंबर ए है। कुछ ही लेटर को चेक करना है, इससे आपकी सही आकृति पता चल जाएगी और आपका सही आंसर भी आ जाएगा। अब अगले प्रश्न में आइए दोस्त। अगले प्रश्न में आपके सामने पूछा गया है सभी 5 वर्षों में एक्स की औसत कीमत ज्ञात करें। देखो यहाँ पे कुछ छुप गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें छिप गई हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा संभाल लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे लिखा था औसत, क्या लिखा था, औसत, ठीक है, औसत। इसके साथ साथ में ये लिखा है कीमत और आगे लिखा है ज्ञात करें। बोला है सभी 5 वर्षों में लैपटॉप एक्स की औसत कीमत ज्ञात करें। लैपटॉप एक्स कौन सा है, ये जो हल्का सा डार्क है, जो हल्का सा डार्क है वो दोस्त लैपटॉप एक्स है, जो पूरी तरह डार्क है वो वाई है, और जो ब्राउन कलर में दिख रहा है वो जेड है, ठीक है। हल्का सा डार्क मतलब एक्स के लिए पहला वाला, एक्स के लिए पहला वाला, जहाँ भी एक्स के लिए पहला वाला होगा वो सही होगा, ठीक है दोस्त, एक्स के लिए पहला वाला होगा यहाँ पे। उसने पूछा है सभी 5 वर्षों में, सभी 5 वर्षों में एवरेज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, सभी 5 वर्षों में एवरेज ज्ञात करना है, तो सभी को जोड़ लेंगे और 5 वर्षों से भाग लगा देंगे। तो पहले 2011 में एक्स ने कितना कमाया पहले स्थान पर, तो आप कहोगे एक्स ने कमाया 25, और दूसरे में कितना 39, तीसरे में कितना दोस्त यहाँ पे 13, और चौथे में कितना 21। देखो चौथे में कितना होगा, आप कहोगे 21, और दोस्त पाँचवें में कितना होगा 28। तो सभी को जोड़ेंगे, पहले तो 25 है साथी, 25 के बाद में कितना है 39 है, 39 के बाद में कितना है 13 है, 13 के बाद में कितना है 21 है, 21 के बाद में कितना है 28 है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14 3 17 1 18 7 25, कुछ तो गड़बड़ है, 9 5 14 3 17 1 18 8 26, अरे यार 9 5 14 14 3 17 17 1 18 18 8 26, ठीक है 26 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, पहले 25 है, फिर 39 है, फिर कितना है 13 है, फिर 21 है, फिर 28 है, ठीक है। तो दोस्त आपका ये इस प्रकार से 26 आएगा, ठीक है 26 आएगा। कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे, एक्स का पूछा है ना, सभी 5 वर्षों में एक्स की कीमत 26 है। चलिए देखते हैं अभी आगे, अभी कहाँ से गड़बड़ हुई होगी। 26 का मतलब 6 हासिल आई 2 2 2 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12, यानी कि कितना हुआ टोटल, टोटल आपका 126 हुआ, टोटल 126 हुआ। हमें क्या करना था, एवरेज निकालना था, कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। तो दिए गए 126 में कितने से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे। साथियों जब 126 में आप 5 से भाग लगाओगे तो ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा 5 दूनी 10, बचेगा कितना 2 5 25, बचेगा कितना 1 5 दूनी 10, ठीक है 25.2 के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 25.2 के आसपास, 25.2 के आसपास ये ऑप्शन दे रखा है, कौन सा 25.4 वाला, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ये जो 25.4 दे रखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को कहना था कि सर ग्राफ के क्वेश्चन लाइए, तो ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस है भाई, कोई यूपी पैड तो है नहीं। एक बार क्या हुआ, यूपी पैड देने गए हम लोग आगरा, और वहाँ पे ऐसा पेपर आया भाई यूपी पैड ने तो धुआं निकाल दिया। लेकिन अब यूपी पुलिस ऐसा नहीं करेगा, विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, आने वाले दिनों में हम उनको भी हल करवा देंगे। तो दोस्त यहाँ पे एक्स की 5 वर्षों में जो लैपटॉप की औसत एवरेज आई है वो कितनी आई है 25.4, यानी 25.2 ऑलरेडी एग्जैक्टली आ रही थी, लेकिन ऑप्शन में 25.4 है, तो ये सही हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में पूछा है, अगले प्रश्न में क्या पूछा है दोस्त, अगले प्रश्न में पूछा गया 2014 में वाई की कीमत, कहाँ है 2014, तो 2014 ये है, 2014 ये है वाई पेवर डार्क वाला जो एरिया है, पेवर डार्क वाला एरिया ये है, ठीक है 27 हो गया। 2014 में जेड की कीमत से, जेड की कीमत कहाँ पर है, बिल्कुल वाइट वाला ब्राउन वाला एरिया, जेड की कीमत के लिए ये एरिया है, जबकि वाई की कीमत के लिए प्योर डार्क एरिया है, ठीक है याद रखेंगे। अब दोस्त बोला है कितने प्रतिशत अधिक है, क्या बोला है कितने प्रतिशत अधिक है, कहने का मतलब है जो 2014 में वाई की कीमत है, वाई की कीमत कितनी है, आप बोलोगे सर 27 है, और 2014 में जेड की कीमत कितनी है, तो आप बोलोगे दोस्त 17 है, 17 है। पूछा है जेड से कितना अधिक है, भाई आप कहोगे कितना अधिक है दोस्त 10 अधिक है। किससे अधिक है, तो जेड से, यानी 17 से अधिक है। कितना परसेंट हो जाएगा भाई, आप गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो यहाँ से काटिए 17 चुके 68, 17 पना 85, तो ये 5 बार में कट जाएगा, कितने बार में 5 बार में, ठीक है ये 5 बार में कट जाएगा, 17 पने 85, 15 बचेगा तो 17 अट्ठे 136, ठीक है। फिर कितना बचेगा, फिर आपका बचेगा 14, फिर हो जाएगा 17 अट्ठे 136, फिर कितना बचेगा 4, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136, 17 दूनी कुछ तो गड़बड़ है,
मैंने यहाँ पे दशमलव क्यों नहीं लगाया। देखो 17 अपना 85 बचेगा, 15 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर हो जाएगा 17 8 136, 17 8 136, 17 दूनी 34, इस प्रकार से आएगा। और इसमें ये 10 का गुणा कर देंगे दोस्त, इसमें हम लोग क्या कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए गुणा करके, अरे 1 10 है ना, तो 1 0 उस तरफ बढ़ा दो, यानी 58.82 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 58.82, ठीक है। 58.82 कहीं पे है तो देखो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये याद रखेंगे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझना है। प्रश्न में बोला गया है दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो निम्न संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये रहा क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए, मैं अलग अलग कलर से ये बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपकी आंखें गड़बड़ ना करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसा ही आएगा, वहाँ पे आपको स्वयं करना है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, अच्छे से कर पाएँ। ये आपके लिए बन गया है। और अब आप बताइए इनमें से अगली आकृति क्या होगी। ये 4 के बॉक्स हैं, अब बताइए इसमें से अगली आकृति क्या होगी। देखो मेरी बात को समझना है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो कोई एक रैंडमली आकृति को पकड़ लो, कोई एक आकृति, चाहे मैं कह रहा हूँ पहली वाली ही क्यों ना पकड़ लेते। जैसे ये प्लस है, इसको पकड़ा, अगली बार में प्लस क्या हुआ, एक स्थान आगे हो गया, प्लस एक स्थान आगे हो गया। दोस्त अगली बार में इसी प्लस को देखेंगे, इसी प्लस को अगली आकृति में देखेंगे तो ये 2 स्थान आगे हो गया, मतलब यहाँ से उठ करके 2 स्थान आगे यहाँ पे आ गया। और अगली बार में देखेंगे तो अगली बार में यहाँ था ना, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, तो अगली बार में जो आकृति है, ये जो आकृति है, पहले देखो यहाँ से कहाँ पे आई थी, यहाँ से यहाँ पे आई थी। अब दोस्त यहाँ से ये यहाँ पे पहुँच गई है, मतलब 3 स्थान, देखो 3 स्थान चल के गई है। तो अगली बार में कितने स्थान जाएगी, देखो पहले 1 स्थान चली, दूसरी बार में 2 स्थान चली, तीसरी बार में 3 स्थान चली, तो अगली बार में यहाँ से ये जो x प्लस की आकृति है ये कहाँ पे जाएगी, ये 4 स्थान जाएगी, 4 स्थान जाएगी। तो कहने का मतलब है वो आकृति अपने ही स्थान पर रहेगी। कहाँ पे, अपने ही स्थान पर रहेगी, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही रहेगी। और ऐसे ही अगर देखो प्लस की आकृति तो कहाँ पे है, ये रखी हुई है। एक ही विकल्प ऐसा है जो आपका सही हो जाएगा। मेरी बात को समझे क्या, देखो मैं एक बार फिर से मिटा देता हूँ। अब देखो ये जो प्लस था एक स्थान आगे अगले वाले में आ गया, यहाँ से हटा दो एक बॉक्स को, अगले वाले में मतलब यहाँ से चल के यहाँ आ गया 1 स्थान। उसके बाद में उसने क्या किया, इसी को आगे चल करके 2 स्थान आगे बढ़ा दिया, मतलब 2 स्थान आगे बढ़ाने का मतलब है वो आकृति यहाँ से उठ करके यहाँ आई है। पहले यहाँ से उठ करके यहाँ गई थी, अब वहाँ से यहाँ आई है। अब वो क्या कर रहा है, इसको 3 स्थान चला रहा है, मतलब इस स्थान से इसी x को उठा के ले गया कहाँ पे, इस स्थान पे। अगर देखो पहले हमने कहा 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, तो अगली बार में कितना चलना चाहिए, 4 चलना चाहिए। तो यहाँ से जो x जाएगा 4 चल के, यहाँ से जब ये 4 चल के जाएगा तो ये क्या इसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मुझे बताओ, क्या इस x का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, आप कहोगे हाँ। और जब इस x का स्थान अपरिवर्तित रहेगा तो ऐसी एकमात्र आकृति है जहाँ पर x का स्थान अपरिवर्तित रह रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो इससे नहीं मन भरा है तो इसको देख लो, इसको देखोगे तो यहाँ से ये जो आकृति है, यहाँ से जो आकृति है ये एक बार यहाँ पे आ गई 1 स्थान छोड़ करके, उसके बाद यहाँ से 2 स्थान छोड़ा आगे आ गई, ठीक है। मेरी बात को समझना है, ये पहले यहाँ पे थी, यहाँ से नीचे गई मतलब 1 स्थान आगे गई। अब यहाँ से 2 स्थान आगे, मतलब यहाँ पे देखो ये आ गई 2 स्थान। अब दोस्त यहाँ से 3 स्थान आ गई, ये यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से 4 स्थान आगे आएगी तो मतलब डॉट इसका यहीं पे रहेगा। कोई भी आकृति देख लो 1 2 3 4 क्रमशः ऐसे स्थान आगे हो रही है तो उसका जो सही उत्तर होगा वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखेंगे, यही इसका सही जवाब है। अब अगले प्रश्न में तो आज का गृह कार्य है, क्योंकि प्यारे दोस्तों मुझे अभी परीक्षा देने जाना है अपने यहाँ से कम 30 किलोमीटर, मेरा अभी DLED का पेपर चल रहा है दोस्त। तो आज के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, आज हमने मानसिक अभिरुचि के प्रश्न शामिल नहीं कर पाए हैं। आज का होमवर्क प्रश्न आप लोगों के सामने है, आज के लिए जरूर माफ़ करेंगे दोस्त, कल आपके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। बोला है बेन आरेख में उस निम्न में से कौन सा वर्ड उन स्नातकों को दर्शाता है जो केवल खिलाड़ी है। आपको बताना है, यहाँ पे स्नातक, अध्यापक, खिलाड़ी और लड़कों के बारे में दिया गया है। आपको बताना है कौन से स्नातक हैं जो केवल खिलाड़ी हैं। आज का गृहकार प्रश्न है। उम्मीद है दोस्त क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए मैं फिर से बोल देता हूँ यार, आज के लिए क्षमा चाहते हैं, मुझे पेपर देने जाना है, ठीक है दोस्त। फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्त। यदि क्लास पसंद आई तो आप लोग बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए, दोस्तों में सेशन शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।